नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटिन। आज के वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के जिसमें पढ़ना है फिजिक्स फर्स्ट का बेहतरीन चैप्टर, जिसको हम लास्ट डे स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको लास्ट वीडियो में सभी शॉर्ट क्वेश्चंस कवर कराए थे इस चैप्टर के। आज हम इसमें पढ़ने हैं बेहतरीन लॉन्ग लैंग क्वेश्चंस को, तो इनको हम पढ़ेंगे बिल्कुल बिना देर किए हुए। इस चैप्टर के नेम आपको उष्मागतिकी, जिसको हमने लास्ट डे भी स्टार्ट किया था। तो इस चैप्टर आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर होते हैं, क्योंकि आपको इसमें से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आपसे उष्मागतिकी का एक नियम जरूर आता है, अथवा आपसे पूछेगा उष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए, अथवा आपसे पूछ सकता है कि उष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम बताइए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला आपका लिखा उष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है आपको बताना होगा। तो सिंपल सा लिखेंगे इसमें, किसी ऊष्मागतिकीय निकाय में, ठीक है, किसी ऊष्मागतिकीय निकाय में अवस्था परिवर्तन, किसी ऊष्मागतिकीय निकाय में अवस्था परिवर्तन बाह्यकर्ता द्वारा, बाह्य कार्य द्वारा अथवा ऊष्मा स्थानांतरण के द्वारा अथवा दोनों के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि आपको कोई निकाय है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है, ठीक है, आप उसमें परिवर्तन उसके स्वयं के द्वारा कर सकते हैं, अथवा किसी दूसरे बाह्यकर्ता की मदद से हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं उसके ऊष्मा में। तो देखिए, किसी ऊष्मागतिकीय निकाय में अवस्था परिवर्तन बाह्यकर्ता द्वारा, बाह्य कार्य द्वारा अथवा ऊष्मा स्थानांतरण के द्वारा अथवा दोनों के द्वारा किया जा सकता है, यदि अवस्था परिवर्तन के लिए प्रक्रम में निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा क्यू है। यदि अवस्था परिवर्तन के लिए प्रक्रम में निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा क्यू है तथा किया गया कार्य डब्ल्यू है, तब Q माइनस डब्ल्यू का मान, ठीक है, तो Q माइनस डब्ल्यू का मान आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे Q माइनस डब्ल्यू लिखा हुआ है इस प्रकार, ठीक है, का मान हम इसमें आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रक्रम है, तो लिखा कि देखो इस प्रकार से हमको डायग्राम बना है ए और बी, ठीक है, ए और बी के बीच में आपको प्रक्रम में ये चेंजेस है। देखिए, माना कि निकाय की प्रारंभिक अवस्था ए से अंतिम अवस्था बी में परिवर्तन विभिन्न प्रक्रमों द्वारा किया जाता है। यानी कि मान लीजिए आपका कोई निकाय भी यहाँ पर था, अब इसमें जितना हमने अवस्था में परिवर्तन किया, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, तो इनमें परिवर्तन होने के बाद पश्चात वो बी अवस्था में, अंतिम अवस्था में इस प्रकार से उसमें परिवर्तन हुए। तो देखिए, माना कि किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था ए में अंतिम अवस्था बी में परिवर्तन विभिन्न प्रक्रमों द्वारा किया जाता है। इन प्रक्रमों को 1, 2, 3, 4 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कोई प्रक्रम नंबर 1, 2, 3 और 4, इनको 4 प्रक्रम के द्वारा हम इसमें परिवर्तन करेंगे। तो इन प्रक्रमों में दी गई ऊष्मा, इन प्रक्रमों में निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा, अर्थात हमने इनकी प्रक्रम द्वारा निकाय में दी गई ऊष्मा Q1, Q2, Q3, इसमें देखो Q1 हो गई, Q2, Q3, इसमें आपने एक करके इसमें ऊष्मा दी। पहले प्रक्रम में आपने Q1 ऊष्मा दी, फिर दूसरे में Q2 और तीसरे में Q3 और लास्ट में आपने Q4 उसमें ऊष्मा दी। इसी प्रकार से आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य, जब आप इसमें ऊष्मा देंगे तो उसमें कार्य भी होगा, तो W1, W2, W3, W4 इस प्रकार से कार्य होगा। तो इसमें हम इसको एक ही करके, इस प्रक्रम में दो का है, इस प्रक्रम द्वारा दी गई ऊष्मा का मान कितना होगा Q1, इस प्रक्रम में दी गई ऊष्मा का आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कितना होगा Q1 माइनस W1, कॉमा इसके लिए Q2 माइनस W2, इसके लिए Q3 माइनस W3 और लास्ट में Q4 माइनस W4 हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो कि गणना करने पर यह पाया गया कि सभी में इस प्रकार से एक नियत आंसर आएगा। जब इसमें से आप इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो इन सभी का मान एक नियत आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं कि Q माइनस डब्ल्यू का मान एक नियतांक आएगा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अतः किसी निकाय की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तन विभिन्न प्रक्रमों द्वारा करने पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा व किया गया कार्य भिन्न भिन्न है, परंतु Q माइनस डब्ल्यू का मान प्रत्येक पद के लिए एक समान, यानी कि इनको घटाने पर आपका मान एक समान आया। अतः ऊष्मागतिकीय निकाय में Q माइनस डब्ल्यू का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। जब किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है, अथवा जब किसी निकाय को ऊर्जा दी जाती है तो Q बाय ऊर्जा है। जब किसी निकाय को ऊर्जा दी जाती है तो वह Q बाय ऊर्जा है, जो निकाय को ऊष्मा के रूप में दी जाती है। तो Q आपकी ऊष्मा के रूप में ऊर्जा दी जाती है, तथा W बाय ऊर्जा है, जो निकाय वातावरण के विरुद्ध कार्य करने में व्यय करता है। तो W बाय ऊर्जा जो निकाय वातावरण के विरुद्ध कार्य करने में व्यय करता है। इस प्रकार Q माइनस W बाय ऊर्जा है, जो निकाय के अणुओं में आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है, जो कि यहाँ पे जो इस प्रकार से Q माइनस डब्ल्यू बाय ऊर्जा है, जो निकाय के अणुओं में आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अतः हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर Q माइनस डब्ल्यू, अथवा इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर UB माइनस UA। तो ऊष्मागतिकीय निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसके अणुओं के द्वारा संचित की गई वह ऊर्जा है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है, यह निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसका एक लाक्षणिक गुण होती है, तो इस प्रकार से हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ लिया। अब आपसे पूछ सकता है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे एक नंबर जरूर पूछेगा कि ऊष्मागतिकी का जो निकाय है आपका, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपका किस पर सिद्धांत कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर ऊष्मागतिकी का निकाय आपका कार्य करता है। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की ओर।
तो इसमें देखिए हमारा अगला क्वेश्चन लिखा है, इसमें ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम समझना। ठीक है, आपको ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम आपको इसमें बताना। तो इस प्रकार के नियम को बताने के लिए आपको सिंपल सा बेसिकली पहले आपको इमेजिन करना होगा कि देखिए ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि के नियम को अनुसार, ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि के नियम के अनुसार यदि दो ऊष्मागतिकी निकाय, ठीक है, यदि दो ऊष्मागतिकी निकाय किसी तीसरी ऊष्मागतिकी निकाय के साथ पृथक पृथक रूप से तापीय साम्य होते हैं, तापीय साम्य में होते हैं, तो वे तीनों परस्पर एक दूसरे के तापीय साम्य होते हैं। तो आप इसको कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, देखिए तो इस प्रकार से मान लीजिए आपके क्या ये 3 रूम है, एक ये रूम नंबर ए है, रूम नंबर बी है और रूम नंबर सी है। हमने इनको आपस में एक दीवार द्वारा बांट दिया, एक आपको आपस में क्या दीवार द्वारा बांट दिया। ये जो दीवार है यहाँ पे इसको सुचालक दीवार का, यानी कि हाथ से जो हीट है आपने इसको गर्म किया इस कमरे, तो इसकी हीट इस कमरे में आपके आसानी से जा रही है, और इस कमरे को हमने गर्म किया तो इसकी हीट आपकी आसानी से जा रही है। ठीक है, ये बिल्कुल सुचालक दीवार का काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से जो आपकी हीट है वो यहाँ से प्रभाव होकर यहाँ जा सकती है और यहाँ की हीट यहाँ पर आ सकती है इस प्रकार से। तो देखिए, और रुद्धोष्म में यानी कि यहाँ पे क्या है, रुद्धोष्म दीवार की इस कमरे की हीट इस कमरे में नहीं जा सकती, ना ही इस कमरे की हीट इसमें आ सकती है। तो देखिए वही लिखा, तो ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि के नियम के अनुसार दो ऊष्मागतिकी निकाय, यानी कि दो ऊष्मागतिकी निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिकी निकाय के साथ पृथक पृथक रूप से तापीय साम्य में हो जाते हैं, तापीय साम्य होते हैं, तो वे तीनों परस्पर एक दूसरे के तापीय साम्य होते हैं, यानी कि इनका तापमान मान लीजिए इसका हम 10 डिग्री सेल्सियस रखा है, इसका 20 डिग्री सेल्सियस, इसका हम रखा 5 डिग्री सेल्सियस। जब इसकी हीट इसमें आएगी, उसकी हीट इसमें आएगी, तो लगभग ये आपस में हीट अपनी समान कर लेंगे, इनकी आपस में हीट कैसी समान हो जाएगी, तो आपकी जो हीट है बिल्कुल आपस में समान है, तो इसके अंदर तापीय साम्य में हो जाएंगी, इनकी जो हीट है उसकी ऊष्मा बिल्कुल समान हो जाएगी। देखिए इस पर लिखा है, यदि तो ऊष्मागतिकी निकाय ए तथा बी दो रुद्धोष्म दीवार, ठीक है, एक रुद्धोष्म दीवार से पृथक करें, यानी कि जो निकाय हैं आपस में ए और बी, इनको हम रुद्धोष्म दीवार से अलग सेपरेट कर लेते हैं, इनको हम रुद्धोष्म दीवार से इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तथा एक तीसरे निकाय सी को सुचालक दीवार से पृथक करते हैं, तथा एक तीसरे निकाय हमारा सी है उसको हम सुचालक दीवार से इसमें सेपरेट करते हैं, इस प्रकार से अलग करते हैं। तो तब निकायों की अवस्था में परिवर्तन तब तक होता है, जब तक कि निकाय ए तथा निकाय बी पृथक पृथक रूप से निकाय सी के साथ साम्य अवस्था में नहीं हो जाते, यानी कि आपको निकाय ए का टेम्परेचर है, निकाय बी का टेम्परेचर अलग अलग रूप से निकाय सी के साथ एक समान टेम्परेचर नहीं बना लेते हैं, तब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन होता रहेगा। यदि इस स्थिति में निकाय ए तथा निकाय बी के बीच की दीवार की प्रतिक्रिया प्रतिस्थापित करते हैं, यदि आपकी निकाय ए है और निकाय बी की दीवार को आपस में प्रतिस्थापित करते, तब भी निकाय ए तथा निकाय बी की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर एक रुद्धोष्म दीवार है, कि रुद्धोष्म दीवार का अंतर होता है जो एक दिशा से दूसरी दिशा में टेम्परेचर ना बढ़े इसका, ठीक है, टेम्परेचर का फ्लो वहाँ रुक जाए, तो तब भी निकाय ए निकाय बी की अवस्था में परिवर्तन नहीं होती है, जो यह स्पष्ट करता है कि निकाय ए तथा निकाय बी परस्पर तापीय साम्य में है। इस प्रकार की ऊष्मागतिकी शून्य कोटि के नियम की पुष्टि होती है, इस प्रकार से ऊष्मागतिकी शून्य कोटि के नियम की पुष्टि होती है। इस नियम को वैज्ञानिक R.H. पावलर ने दिया था, इस प्रकार के नियम को किसने दिया था, वैज्ञानिक R.H. पावलर ने दिया था। इतना सिंपल आपका नियम था, आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। अब बढ़ते हैं अगले लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें अपना अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा से आप इसमें क्या समझते हैं। देखिए तो आंतरिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है आप जानिए। तो देखिए प्रत्येक पदार्थ, ठीक है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो भी आपका पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, हम जानते हैं, बेसिक सी बात है, जिसे हम क्या अणु कहते हैं। तथा पदार्थ के अणु भिन्न भिन्न वेगों से गति करते हैं, जो पदार्थ के अणु होते हैं वो अलग अलग वेगों से गति करते हैं, जिसके कारण उनकी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके अणु में क्या गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसे आंतरिक गति ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम क्या आंतरिक गति ऊर्जा कहते हैं। इसके अतिरिक्त गति के दौरान जब गैस के दो अणु एक दूसरे के पास आते हैं, इसकी जब गति के दौरान जब गैस के दो अणु एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे अणुओं में स्थिर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम आंतरिक स्थिर ऊर्जा हम कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे स्थिर आंतरिक गति ऊर्जा स्थापित हो गई थी, आंतरिक स्थिर ऊर्जा हमें पे स्थापित हो गई। तो पदार्थ के अणुओं की आंतरिक गति ऊर्जा व आंतरिक स्थिति ऊर्जा, तो पदार्थ के अणुओं की आंतरिक गतिज ऊर्जा व आपकी आंतरिक स्थिर ऊर्जा की योग को पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा हम कहते हैं, इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो U बराबर हमारा क्या होता है, इस प्रकार से U बराबर हमारा होता है कि आंतरिक गति ऊर्जा प्लस आंतरिक स्थिति ऊर्जा, अथवा आप इसको लिख सकते हैं कि U बराबर KE यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, आप इसका योग कर सकते हैं। इसके लिए आप देखो कुछ नोट लेके आपके नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 देखिए। आंतरिक स्थिर ऊर्जा का मान सदैव ऋणात्मक होता है, जो आपकी U का मान हमेशा कैसे ऋणात्मक होता है। किसी निकाय के अणुओं की आंतरिक स्थिर ऊर्जा उसके अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, आकर्षण बल पर वो आपकी कार्य करती है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर
आपसे नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि अणुओं के ठोस के अणुओं के मध्य सबसे अधिक आकर्षण बल होता है, यानी कि जो ठोस के अणु होते हैं उनके मध्य सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है, इसलिए ठोस के अणुओं में सबसे अधिक आंतरिक ऊर्जा पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे अधिक आंतरिक ऊर्जा कहाँ होती है, ठोस में सबसे ज़्यादा अधिक आंतरिक ऊर्जा आपकी पाई जाती है, अर्थात ठोस के अणु में सबसे अधिक ऋणात्मक ऊर्जा पाई जाती है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा जहाँ अधिक होगी वहाँ पर आपका ऋणात्मक मान आपका सबसे अधिक होगा। तो इस प्रकार से नोट से अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें हमारा अगला क्वेश्चन लिखा है कि ऊष्मागतिकी निकाय से आप क्या समझते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय से आप क्या समझते हैं तथा किसी ऊष्मागतिकी निकाय के लिए कार्य के सूत्र की स्थापना आपको करनी है इसमें। तो ऊष्मागतिकी निकाय आप जानते हैं क्या होता है, ऐसा निकाय जिसे दाब आयतन व परम ताप के पद में व्यक्त किया जा सके ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। ऐसा निकाय जिसे हम दाब आयतन व परम ताप के पद में व्यक्त कर सकें उसे हम ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। ऊष्मागतिकी निकाय में कार्य क्या होता है, अब देखिए ऊष्मागतिकी कार्य में आपको क्या, ऊष्मागतिकी निकाय के लिए आपको कार्य के सूत्र की स्थापना करनी। तो देखिए मान लीजिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, कोई टब है, इस प्रकार से आपको कोई यहाँ पे टैंक है, ठीक है। अब टैंक को हम किसी बनने की तरफ से मदद से इसको गर्म करें, यहाँ पे पानी भरा हुआ, कोई द्रव भरा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे लगे कि आप कोई मान लीजिए प्रारंभ में आपके क्या थे, पिस्टन यहाँ पर थे, ठीक है, पिस्टन आपके यहाँ पर रखे थे। जैसे ही आप इसको गर्म करते तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने का इसके अंदर दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने से पिस्टन आपके नीचे ना होकर के धीमे धीमे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यानी कि आपका पिस्टन का भी क्षेत्र, मान लीजिए आपको दाब लगाया पी आपने, तो पहले आपके ए पर थे, ये दूरी आपका इसका आयतन है इसका। अब जैसे ही आपने दाब बढ़ाया, दाब बढ़ने से इसका डेल्टा एक्स दूरी तय करने पश्चात वो पिस्टन आपके ऊपर की ओर मूव कर जाएंगे। तो देखिए माना कि एक चलनशील पिस्टन युक्त, यानी कि जिसके पिस्टन वो आसानी से मूव कर सकते हैं, तो माना कि चलनशील पिस्टन युक्त सिलेंडर में भरी हुई गैस, द्रव भी हो सकता है गैस भी हो सकती है, ठीक है। तो पिस्टन युक्त सिलेंडर में भरी हुई गैस का दाब पी, गैस का दाब अभी कितना आपका पी दाब है तथा इसका आयतन भी है, इसका आयतन भी है और इसका दाब कितना पी अभी दाब है इस पर, ठीक है। सिलेंडर के परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, इसकी सिलेंडर परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना ए इसका क्षेत्रफल है, तथा गैस के अणु की गति के दौरान बर्तन की दीवार से टकराते हैं। जब गैस के अणु गति करेंगे तो बर्तन की दीवार से आपस में टकराते हैं, और गैस के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार पर लगाया गया बल आरोपित किया था। जब गैस के अणु आपस में दीवार से टकराएं तो इन पर बल भी आरोपित करें, तो लिखेंगे गैस के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार पर आरोपित किया गया बल कितना लिखेंगे, तो गैस के अणु द्वारा आरोपित किया गया बल F बराबर पी है, F बराबर पी लगेंगे क्योंकि उसमें दाब लगा रहे हैं, तो एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया दाब उसको बोलते हैं बल, ठीक है। तो इतना समझ गए इसमें से। अब जब इस बर्तन में भरी हुई गैस को बाहर से ऊष्मा दी जाती है, यानी कि जब इस बर्तन को हम गर्म करते हैं तो जब इस बर्तन को भरी हुई गैस को बाहर से ऊष्मा दी जाती है तो गैस के अणु उस ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, तो गैस के अणु उस ऊष्मा ग्रहण करते हैं जिसके कारण उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और गैस का प्रसार होने लगता है, गैस कैसी प्रसार यानी कि एक्सपेंड होने लगती है। इस स्थिति में सिलेंडर में लगा हुआ पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि ऊपर की ओर विस्थापित होता है और गैस के आयतन में परिवर्तन होता है। यदि गैस के पिस्टन में डेल्टा एक्स दूरी का विस्थापन होता है तो प्रसार के दौरान गैस के अणुओं द्वारा किया गया कार्य बराबर हम जानते हैं बल गुणा विस्थापन होता है, तो W बराबर एफ इंटू डेल्टा एक्स लिखा हमने, क्योंकि एफ की वैल्यू हम निकाली थी कितना, लगाया गया बल बराबर एफ बराबर पी है, तो एफ को वन हमने यहाँ पर पुट करेंगे तो W बराबर पी है डेल्टा एक्स हमने यहाँ लिखा। चूंकि हम जानते हैं ए डेल्टा एक्स को हम क्या कहते हैं, उसका आयतन कह सकते हैं, इसका आयतन कहते हैं, क्षेत्रफल गुणा दूरी को कह सकते हैं आयतन कहते हैं। तो ए डॉट डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है आपका डेल्टा भी लिखा, तो इसको लिख सकते हैं पी डेल्टा भी। तो इस प्रकार से किया गया कार्य का सूत्र हम स्थापित कर दे, उसमें तीन इकाई के लिए पी बराबर डेल्टा भी होता है। अब इसमें देखिए कुछ नोट लिखा, तो नोट हम पढ़ते हैं। 1 लीटर जल की वाष्प को एक साथ दबाया जाए, ठीक है। 1 लीटर आप जल को एक साथ दबाइए, उसके साथ 1 लीटर जल की वाष्प को अगर आप दबाएंगे तो जल की वाष्प को दबाने के लिए अधिक कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वाष्प द्वारा घेरा गया आयतन अधिक होता है, क्योंकि हम जानते हैं इसमें कि W किसके प्रोपोर्शनल है, दाब के प्रोपोर्शनल और आयतन के प्रोपोर्शनल। जिसका आयतन अधिक होगा उसके लिए आपको अधिक कार्य करना पड़ेगा। गैस का आयतन आपका कितना अधिक होगा, जल का आयतन थोड़ा कम होगा। गैस आपके पूरे कमरे घेर सकती है लेकिन जल आपके एक पॉट को ही घेर पाएगा, इतना समझ गए। तो जितना आयतन अधिक होगा उतना हम उसको घेर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर किया था जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपको जो सिलेबस था फिजिक्स फर्स्ट का वो आपका फिनिश हो गया है। अब मिलते हैं आपसे स्पेशल क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।